अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है वेरिकोसील। वेरिकोसील के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ये मर्दाना बांझपन की या मेल इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा इसका जो इलाज होता है वो सर्जरी के ज़रिए होता है। तो इसलिए पेशेंट्स के बहुत सारे सवालात होते हैं और पेशेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम इसकी सर्जरी करवाएँ या ना करवाएँ। तो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़ा क्लियर करके आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन होती है अक्सर कि वेरिकोसील की वजह से हमें कैसे इनफर्टिलिटी हो रही है या वेरिकोसील का इलाज कराने से क्या हमारी फर्टिलिटी बेहतर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिकोसील में होता क्या है। वेरिकोसील में बेसिकली ये होता है कि जो टेस्टिस होते हैं या गोलियाँ होती हैं, उनके आसपास एक नेटवर्क होता है वेन्स का या खून की नालियों का एक नेटवर्क होता है, गुच्छा मौजूद होता है खून की नालियों का। तो वेरिकोसील में ये होता है कि वो खून की नालियाँ फूल जाती हैं। जब वो खून की नालियाँ फूलती हैं तो वहाँ पे जो उन खून की नालियों में ब्लड होता है, वो ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे ठहरना शुरू हो जाता है, खून वहाँ पे रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो खून जो है वो टेस्टिस को नुकसान पहुँचाता है। तो बेसिकली वेरिकोसील के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो वेरिकोसील होती है, ये मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन कैसे करवाती है। देखिए, जब खून की नालियाँ जो हैं वो टेस्टिस के आसपास फूल जाती हैं, खून वहाँ पे ठहरना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे जो टेस्टिस का टेम्परेचर है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब टेम्परेचर टेस्टिस का बढ़ता है, तो वहाँ पे जो स्पर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं टेस्टिस के अंदर, वो हाई टेम्परेचर की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं या डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है। दूसरी एक रीज़न ये होती है कि जब खून टेस्टिस के आसपास जमना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है, ठहरना शुरू हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि खून के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये टॉक्सिक होते हैं स्पर्म्स के लिए, यानी कि स्पर्म्स को ये मज़ीद डैमेज पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये एक दूसरी मेजर वजह है जिसमें वेरिकोसील इनफर्टिलिटी करवा सकती है। और तीसरी बड़ी वजह ये होती है कि जब खून बहुत ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे ठहरना शुरू हो जाता है, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जो ऐसे सेल्स होते हैं जो स्पर्म्स बनाने में हेल्प करते हैं, वो सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस का साइज़ वक़्त के साथ-साथ छोटा होने लग जाता है। तो इसकी वजह से भी आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, स्पर्म की प्रोडक्शन है, वो कम हो जाती है। तो ये 3 मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से जो वेरिकोसील है, वो मेल इनफर्टिलिटी करवा सकती है। अब बात करते हैं कि वेरिकोसील होती कैसे है। तो इसकी जो बेसिक मैकेनिज्म है, बेसिक पैथोलॉजी है, वो ये है कि जो टेस्टिस के पास खून की नालियाँ हैं, उनके अंदर छोटे-छोटे वॉल्व होते हैं। तो वो वॉल्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से खून की रवानी मुतासिर होती है और खून उन नालियों के अंदर ठहरना शुरू हो जाता है। अब ये वॉल्व क्यों डैमेज होते हैं और कैसे डैमेज होते हैं, इसका भी क्लियर कट जवाब हमें नहीं पता। अभी मेडिकल साइंस इस पे रिसर्च कर रही है, लेकिन अभी तक क्लियर कट एटियोलॉजी इसकी एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक थ्योरी तो ये है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, यानी कि आपकी जीन्स में ये चीज़ है कि आपकी जो खून की नालियों के वॉल्व हैं, वो वीक होंगे। दूसरी एक वजह ये है कि ये भी थ्योरी है कि बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने से या ऐसे प्रोफेशन जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, उनकी वजह से भी ये वेरिकोसील हो सकती है। दूसरी तरफ एक थ्योरी ये भी है कि बहुत ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से या ऐसे प्रोफेशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, उनमें भी वेरिकोसील हो जाती है। फिर एक थ्योरी ये भी है कि बहुत टाइट अंडरगारमेंट या अंडरवियर पहनने से या बहुत लूज अंडरगारमेंट या अंडरवियर पहनने से भी वेरिकोसील हो जाती है। लेकिन अभी तक ये सारी थ्योरीज हैं, इनकी इसकी एक्चुअल एटियोलॉजी, एक्चुअल कॉज अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वेरिकोसील की तशख़ीस कैसे की जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, तो या देख रहे मुआयना कर रहे होते हैं मरीज़ का, तो उसमें आपको वेरिकोसील प्रोमिनेंट हो जाती है या एविडेंट हो जाती है, आपको नज़र आ जाती है कि पेशेंट को वेरिकोसील है। अक्सर ऐसा भी होता है कि अर्ली स्टेजेस के अंदर वेरिकोसील को क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे देखना बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें आप फिर क्या करवाते हैं, एक टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको स्क्रोटल डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो जब आप वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें खून की नालियाँ जो हैं वो फूली हुई नज़र आती हैं और इस तरह से वेरिकोसील की तशख़ीस हो जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि क्या वेरिकोसील के लिए ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए और किन कंडीशंस में ऑपरेशन करवाना चाहिए।
तो ये बात आप समझ लें और ज़हन में रखें कि अगर आपको वेरिकोसील की तशख़ीस हो गई है और इसके साथ आपको इनफर्टिलिटी भी है, बांझपन का भी फैक्टर है और इसके साथ-साथ जो स्पर्म काउंट है आपका या सीमेन एनालिसिस का जो टेस्ट है, वो आपका मुतासिर हो रहा है, उसमें चाहे काउंट का मसला है या मॉर्फोलॉजी का मसला है या मोटिलिटी का मसला है। अगर इन इन तीनों चीज़ें एक साथ हैं, तो उसमें बेहतर ये होता है कि वेरिकोसील का ऑपरेशन करवा लिया जाए, क्योंकि उसमें ये देखा गया है कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, आपके स्पर्म पैरामीटर्स जो हैं वो वेरिकोसिलेक्टमी या वेरिकोसील के ऑपरेशन के बाद बेहतर हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको वेरिकोसील की तशख़ीस हो गई है और आपको मेल इनफर्टिलिटी है, लेकिन आपके जो सीमन पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब उसके बावजूद भी हमल नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है और उसके साथ आपको वेरिकोसील है, तो उस कंडीशन में भी बेहतर ये होता है कि आप वेरिकोसील का ऑपरेशन करवा लें और उसमें भी देखा गया है कि उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तीसरी मेजर इंडिकेशन ये है कि अगर आपको ना इनफर्टिलिटी का मसला है, ना आपके सीमेन पैरामीटर्स खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपको टेस्टिस हैं, उनमें पेन होना शुरू हो जाती है या ये वेरिकोसील बढ़ती जा रही है, जो कॉस्मेटिकली आपको बहुत बुरी लग रही है, तो उस कंडीशन में भी आप वेरिकोसील का ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो ये मेजर 3 इंडिकेशंस थी कि जिसमें आपको वेरिकोसील का ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है या अगर आप ये करवा लें, तो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।